स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल FRK एजुकेशनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं IAS का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके कितने स्टेजेस होते हैं, क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो जितने भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैं हूं आपका दोस्त फारूक अब्दुल्ला और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, यानी कम से कम आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो या आप UGC रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, या आप मदरसा बोर्ड से दिए हों, उर्दू बोर्ड से, तो भी आप एलिजिबल हैं, या आप ओपन बोर्ड यानी ओपन यूनिवर्सिटी होता है जैसे जिसे लोग डिस्टेंस कहते हैं, तो उससे भी अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप फॉरेन से ग्रेजुएटेड हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका एलिजिबिलिटी है, अगर एज वाइज देखा जाए तो हर साल के 1 अगस्त तक कम से कम आपका एज 21 होना चाहिए, यानी जिस साल आप अपीयर होने वाले हैं उस साल 1 अगस्त तक आपका एज 21 हो जाना चाहिए। और आपका मैक्सिमम एज, अगर आप जनरल हैं 32 होना चाहिए, अगर OBC हैं तो आपका एज 35 होना चाहिए, अगर आप SC ST हैं तो एज आपका 37 होना चाहिए, अगर आप डिसेबल हैं तो आपका मैक्सिमम एज 42 होना चाहिए। अब आते हैं इनके अटेम्प्ट्स के बारे में, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो ये डिफर करता है आपका कैटेगरी के ऊपर कि आपका कैटेगरी क्या है, यानी जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, डिसेबल हैं। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको मिलते हैं 6 अटेम्प्ट, अगर आप OBC हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट मिलता है, अगर आप SC ST हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, अगर आप डिसेबल हैं तो भी आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है। यानी कब तक मिलता है, जब तक आपका एज लिमिट खत्म हो रहा है। यानी अगर आप SC ST हैं तो 37 साल तक आप जितना अटेम्प्ट लेना चाहें, यानी 21 साल से लेकर 37 साल तक हर साल आप बैठते रहें और जितना इसमें आएगा उतना आपको अटेम्प्ट मिलेगा। और अगर आप डिसेबल हैं तो 21 साल से लेकर 42 ईयर तक हर साल आप बैठते रहेंगे और जितना इसके बीच में अटेम्प्ट आ जाएगा आप दे सकते हैं। अब आते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि कितने स्टेजेस में इसके एग्ज़ाम होते हैं और किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो होता है 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू एग्ज़ाम। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं और इस दोनों पेपर में आपको एक का नाम है जनरल स्टडी पेपर 1 और एक होता है CSAT यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो पहला पेपर है पेपर 1, इसके फुल मार्क्स होते हैं 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, यानी सारा क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होता है। और इसमें क्या है, इसका नेचर क्या है, इसमें आपको क्वालिफाई होना होगा, यानी इसका मेरिट आपको काउंट होगा। यानी अगर आप कट ऑफ के लिस्ट में नहीं आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम से छट जाएंगे, मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको इसका कट ऑफ पार करना होता है। तो कट ऑफ कितना होता है, आइए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कट ऑफ के लिए हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसा एग्ज़ाम का नेचर रहता है। अगर एग्ज़ाम टफ आ जाता है तो कट ऑफ उसका नीचे चला जाता है, अगर एग्ज़ाम ज़्यादा आसान आ जाता है तो इसका कट ऑफ जो है ऊपर चला जाता है। तो अगर पेपर आसान आता है तो लोग ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हैं तो कट ऑफ इसका ऊपर जाता है। पेपर हार्ड आता है तो लोग कम क्वेश्चन करते हैं तो इसका कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो इसका पासिंग मार्क्स क्या होता है, ये इस पर डिस्कस कर लेते हैं।
तो कभी ये 100 रहता है, कभी 120 तक भी चला जाता है, यानी जैसा एग्जाम इसका रहता है, यानी अराउंड 100 से लेकर 120 के ही रहता है। अब इससे आगे पीछे हो सकता है, अब बाद में मत कहिएगा कि आप तो बताए थे 100 से 120 रहता है, 121 कैसे हो गया या 98 कैसे हो गया, मतलब इसके अराउंड में ही रहता है। एक आपको मोटा मोटी मैंने फिगर बता दिया है। अब आइए इसके सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। और ये जितने सब्जेक्ट मैंने बताया है इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आते रहते हैं हर साल, आपको उस पर ध्यान देना होगा। इसका जब सिलेबस देख लेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमें किस करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है और किसको इग्नोर करना है। अब आते हैं इसके दूसरे पेपर पे, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर ऐसा होता है कि अगर मतलब आपका फुल मार्क्स तो 200 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है। इसका नेचर क्या है, क्वालिफाइंग है। इसका मतलब क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम का नंबर तो आपके कट ऑफ लिस्ट में जुड़ेगा नहीं, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। यानी 200 का 33% अगर निकाला जाए तो 66 नंबर आता है, और 66 नंबर आप ला दिए तो आप पास हो सकते हैं। यानी जितने भी लोग अगर 15 लाख इस एग्जाम को दे रहे हैं तो 15 लाख के 15 लाख इस पेपर में पास हो सकते हैं। जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें कितने भी लोग पास हो सकते हैं, बस 66 नंबर लाना है और वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो पहला पेपर मैंने बताया था जनरल स्टडी का, इसमें आपको कट ऑफ पार करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और 15,000 को प्रीलिम्स पास कराना है, तो यानी रैंक 1 से लेकर 15,000 तक जितने लोग आएंगे इसके बीच वो सारे लोग पास हो जाएंगे, और जिनका रैंक 15,000 से ऊपर रहेगा वो छट जाएंगे। यानी जितना 15,000वीं रैंक का नंबर रहेगा वही कट ऑफ डिसाइड हो जाता है कि वही जो नंबर है वो कट ऑफ लिस्ट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कट ऑफ कैसे तय होता है और कट ऑफ क्या होता है। अब आते हैं जो दूसरा पेपर होता है उसके सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें आपको कम्प्रीहेंशन पढ़ना होगा। कम्प्रीहेंशन क्या होता है कि जैसे आपको एक पैराग्राफ दे देता है और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको उसका आंसर देना होता है, उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन रहता है। तो ये होता है कम्प्रीहेंशन। अब इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कॉमन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी। तो मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि जो रीजनिंग होता है या आपका 10th लेवल का जो मैथ होता है और ग्राफ होता है वही सब ये आता है यहाँ पे। तो इस एग्जाम को आपको पास करने के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10th लेवल का मैथ आपका सही है तो भी आप पास हो सकते हैं। अगर मैथ सही नहीं भी है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान दे सकते हैं और इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं, और 66 नंबर इसमें मैक्सिमम लोगों के आ ही जाते हैं। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी में आपका 2 एग्जाम हुआ। एक एग्जाम क्या था, क्वालिफाइंग नेचर का था, और एक एग्जाम कट ऑफ बेसिस पे था। कि एक में तो आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है और एक में आपको कट ऑफ पार करना है। तो ज़्यादा ध्यान एस्पिरेंट्स हैं वो जिसमें कट ऑफ पार करना होता है, यानी जनरल स्टडी के पेपर में उसमें देते थे। अब आते हैं आपका अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप मेंस देते हैं। अराउंड 10 to 15,000 लोग मेंस के लिए चुने जाते हैं। तो वो सारे के सारे लोग मेंस लिखते हैं। तो मेंस में देखिए क्या पेपर होता है और क्या सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंस का एग्जाम होता है, सबसे पहले 2 पेपर आपको होंगे, पेपर ए और पेपर बी। ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जैसे मैंने सीसेट बताया था कि उसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो है लाने होते हैं, उतना मार्क्स ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो अब आइए, ये 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। जितना भी 8 शेड्यूल में नंबर दिया होता है, संविधान का 8 शेड्यूल है उसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, उसमें से मतलब सारे मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेज उसमें दिए गए हैं। तो उन इंडियन लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं
ये आपका पेपर ए हो जाएगा। और पेपर बी आपका कंपलसरी है, इसमें आपको इंग्लिश देना ही है। ये दोनों पेपर 10th लेवल के 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी 10th तक का आपका ग्रामर और इंग्लिश वगैरह सही होना चाहिए। अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो उसका भी व्याकरण आपका सही होना चाहिए। तो ये पेपर आपका हो जाता है। इसमें आपको बस क्वालिफाई होना है, यानी इसमें भी 33% लाना है। 300 का 33% आप लोग निकाल लीजिए, जितना होगा उतना आपको लाना होगा, तो आप इन दोनों पेपर में पास हो सकते हैं। और इसमें भी मैक्सिमम लोग पास हो ही जाते हैं। और इसका नंबर जो है आपके मेरिट में काउंट नहीं होता है, यानी जो रैंक बनता है उसमें आपका ये नंबर काउंट नहीं होता है। और ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स जो आप दे कर आए हुए हैं उसका जो नंबर आता है यानी 100 और 120, वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। तो रैंक के लिए कौन सा सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, अब उस पर आते हैं। यानी यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, यानी अब से जो पेपर आ रहा है वही मेरिट के लिए काउंट होगा, यानी आपके इसी बेसिस पर रैंक बनता है। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 को एसे कहते हैं, यानी एसे का पेपर होता है। और इसका क्या होता है, टॉपिक किस टॉपिक पे आपको पूछा जाता है इससे, वो जो अगला 4 मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूँ, 4 पेपर बताने वाला हूँ, उसका जितना भी सब्जेक्ट है उसी बेसिस पे आपको ऐसे पूछा जाता है। तो आते हैं उन पेपरों पे। तो उसके बाद से आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 को जनरल स्टडी 1 कहते हैं, कि पहला पेपर जो मेरिट काउंट होता है वो ऐसे का होता है, दूसरा GS 1 का होता है, तीसरा GS 2 का होता है, चौथा GS 4 का होता है, और पांचवा GS 4 का होता है। कि पेपर 2 में आपका GS 1 में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आपको हेरिटेज एंड कल्चर सब्जेक्ट है, और एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है, और सोसाइटी है। एंड ये जितने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इन सब सब्जेक्ट को आपको इंडिया और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ना होगा। अब पेपर 3 पर आते हैं। पेपर 3 को नहीं लिखा हुआ है स्लाइड में, इसको GS 2 कहते हैं। पेपर 3 को यानी देखिए जितना पेपर है, पेपर अगर 2 है उसको GS 1 कहेंगे, पेपर 3 है इसको GS 2 कहेंगे, पेपर 4 है इसको GS 3 कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो GS 3 यानी ये कौन सा पेपर है, GS 2 का है। तो GS 2 में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देना होता है, क्या क्या टॉपिक्स होता है इसमें। तो गवर्नेंस पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो चारों दिख रहे हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और सोशल जस्टिस, ये पॉलिटी से ही रिलेटेड है। और पॉलिटी से करंट अफेयर, पॉलिटी से जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है उसी से ये सारे के सारे रिलेटेड होते हैं। और एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी इंडिया का किसी भी देश से, यानी अमेरिका से, पाकिस्तान से, नेपाल से, चाइना से क्या रिलेशन है, और उनमें कौन कौन से पैक्ट साइन हो रहे हैं, इस सब के बारे में पढ़ना होता है। पेपर 4 आता है। पेपर 4 को हम लोग जनरल स्टडी 3 कहते हैं या GS 3 कहते हैं। GS 3 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। GS 3 में टेक्नोलॉजी आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, बायोडाइवर्सिटी आता है, एनवायरनमेंट आता है, सिक्योरिटी आता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। यानी मोटा मोटी इसमें 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक साइंस एंड टेक होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, और एक इकोनॉमी होता है। और इसी को ये थोड़ा इलुबरेट करके लिखा हुआ है 5 टॉपिक में। अब आते हैं पेपर 5 में। आपका पेपर 5 को जनरल स्टडी 4 कहते हैं या GS 4 कहते हैं। तो GS 5 या 4 में एथिक्स आपको पढ़ना होता है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड वो है कि जैसे किसी कोई चीज़ हो रहा है, जो कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं, कोई आदमी आ रहा है हमसे कुछ पैसा मांगने में, उसे डांट कर भगा दे रहा हूँ, उससे सही से बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कहा जाएगा कि मैं नॉन इथिकल हूँ, यानी मेरे अंदर इथिक्स नहीं है। तो किस मौके पर आपको क्या करना चाहिए,
कौन सा काम अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, ये सब के बारे में पेपर 4 में पढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कि ये सारे जीएस के पेपर और एसए के पेपर कंप्लीट हो गए। अब एक एग्जाम होता है आपका ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल क्या होता है, इस पर देखिए मैंने 5 स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके रैंक के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम? क्योंकि इस एग्ज़ाम में 500 नंबर का होता है, यानी 2 पेपर होता है ऑप्शनल आपका, पेपर 1 और पेपर 2। तो ऑप्शनल में पेपर 1 और पेपर 2 में मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 330 तक, 340, 350, 360 तक आए हुए हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जिस पे आप 70% भी नंबर ला सकते हैं। 70%, यानी यूपीएससी में जो लोग टॉप करते हैं उनका 50% या 55% नंबर आता है। अभी जो प्रीवियस टॉपर हैं अनुदीप दुरीशेट्टी, उनका 1126 नंबर आया है 2025 में से। आप मिला सकते हैं कि ये 60% भी शायद नहीं है। तो आप देखते हैं कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आप 60 क्या 70% के राउंड भी नंबर ला सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शनल कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें ज़्यादा नंबर लाएं। तो ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट होता है, अभी आपको लिस्ट आ रहे होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो ऑप्शनल या तो आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड हुए हो उसको ऑप्शनल आप अपना बना सकते हैं, या जितने भी सब्जेक्ट हैं आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड हुए हो लेकिन ऑप्शनल आप दूसरा भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए कि ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से करें जो आपको आगे चलकर ऑप्शनल लेना हो यूपीएससी में, क्योंकि आपका 90% ऑप्शनल तो पहले ही क्लियर रहेगा ग्रेजुएशन में ही, और जाकर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लेंगे। तो इसका एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और इसमें अच्छा नंबर भी आप ला सकते हैं। क्योंकि देखिए जो लोग डायरेक्ट आते हैं यूपीएससी में तो वो अपना ऑप्शनल 3-4 महीने में पढ़ते हैं और आप 3 साल पढ़कर आएंगे, तो इसके लिए आपको एडवांटेज तो कुछ मिलेगा ही। तो देखिए अब हो गया कि ऑप्शनल आपको क्या लेना है और कैसे चुनना चाहिए और ऑप्शनल कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आते हैं कि ये जितने भी मैंने बताया ये कितने मार्क्स के होते हैं। तो जितना पेपर मैंने बताया इस पेपर का रेट 250 मार्क्स। तो देखिए इससे 250 मार्क्स का होता है, और जीएस 1 से 4 तक 250 का, तो ये 4 ये 1000 नंबर का हो गया। और आपका ऑप्शनल पेपर भी 250 नंबर का होता है, तो ये 500 हो गया। और ये सारे जोड़कर आपके हो जाते हैं 1750। तो ये हो गए आपके रिटेन एग्जाम का 1750 नंबर। ठीक है, अब आता है तीसरा स्टेज। तो तीसरा स्टेज क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू कह सकते हैं इसे। लोग इंटरव्यू कहते हैं इसे, देखिए मैंने कट किया हुआ है। इसको इंटरव्यू नहीं कहा जाता है यूपीएससी का, आप सिलेबस देखेंगे या कहीं भी इसको इंटरव्यू नहीं लिखा जाता है, इसको पर्सनालिटी टेस्ट लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर कितनी अच्छाई है, और आपका ग्राउंड रियलिटी क्या है, और आपका किसी भी टॉपिक को समझने का डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, यानी कितने डेप्थ तक आप किसी टॉपिक को समझ सकते हैं, कितने गहराई तक जा सकते हैं। ये सारा चीज़ आपका टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि पर्सनालिटी टेस्ट में जैसे एक यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ही इस बात को रिवील किया है कि एक लड़का आया, वो थोड़ा नर्वस था इंटरव्यू में। तो नर्वस था और अपना रुमाल निकाल रहा था, तो चेयरमैन ने पूछा कि व्हाट इज दिस, क्या है वो? तो उसने कहा दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी देखिए वो नर्वस था लेकिन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लिया आप लोग मतलब समझ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है यानी किसी चीज़ को इंगित करना, ये वो ये। तो इन्होंने इंगित किया था ना, उसको नोटिफाई किया था कि वो क्या है। तो जब उसको नोटिफाइड किया गया तो वो चीज़ क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, यानी उन्होंने पूछा और डायरेक्ट उसके माइंड में स्ट्राइक किया।
तो बोले कि इसी में हम तो उस पर फ्लैट हो गए कि ये लड़का बहुत ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो बहुत लोग इसके बारे में अफवाह फैला देते हैं कि तो कितना सीढ़ी चढ़ कर आप आए हुए हैं और आपके शर्ट में बटन कितने होते हैं। ये एक अफवाह फैला दिया गया है कि ये सब सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आईएएस के इंटरव्यू पर भी एक सीरीज में लाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके सारे मिस क्लियर हो जाएंगे आईएएस इंटरव्यू के यानी पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। तो इसका नंबर कितना होता है 275 मार्क्स, और इसमें लोग 200 भी नंबर ला लेते हैं। और ये भी मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अच्छे रैंक लाने में, यानी आपका ऑप्शनल और ये क्या होता है इंटरव्यू, ये दोनों अगर आपके इन दोनों में अच्छे नंबर आ गए तो आपका रैंक बहुत अच्छा अंडर 100 आ सकता है, यानी आपको आईएएस मिल सकता है। तो इन दोनों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो वो GS1, GS2, GS3, 4 होते हैं उसमें लगभग सारे एस्पिरेंट्स के सेम ही नंबर आते हैं, यानी 400 के राउंड 420, 430 के राउंड में नंबर आ जाते हैं सबके। तो इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, ज़्यादा मार्जिन आपका ऑप्शनल और पर्सनालिटी टेस्ट में हो जाता है लोगों का। तो इसलिए आपको इन दोनों में अगर आप अच्छा नंबर ला लिए तो आप इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो अब आते हैं, एक आपका रिटेन जितना नंबर होता है मतलब 1750 होता है रिटेन का, और आपका इंटरव्यू का नंबर होता है 275, और सारा जो आपका मेरिट काउंट होता है 225 नंबर पे होता है। और पिछला जो टॉपर थे मैंने जैसे ही पहले आपको बता दिया था कि अनुदीप दुरीशेट्टी का 1126 नंबर आया था। कुछ बार टॉपरों का 1024, 25, 26 नंबर भी आया है, यानी इससे 100 नंबर कम। आप समझ सकते हैं 50%, 56%, इवन 50 से कम पर भी लोग टॉप किए हैं। ठीक है, तो इसका ये नहीं कर सकते हैं कि इतना % नंबर ला देंगे तो इस एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे, ये हर साल चेंज होता रहता है। तो आशा करता हूँ कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसके पैटर्न से रिलेटेड, इसके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। और अगर ऐसे वीडियो और भी आपको चाहिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और आईएएस रिलेटेड, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर आप नॉन यूपीएससी भी स्टूडेंट हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना है।